नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके YouTube चैनल ईपी की एजुकेशन में। हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं क्लास 9 to 12 सीबीएसई कंटेंट इन विच वी विल प्रोवाइड फ्री वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एनपीओ है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग ये देखने वाले हैं हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है, उन सबका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होने वाला है। उसमें जो टर्म्स हो जो हमारी होती है, टर्म्स को हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था हमने अपनी पुरानी वीडियोज में, तो उन टर्म्स को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हम देखें, एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा जो फॉर्मेट है ये मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो देखो यहाँ भी हमारी वैसी दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट साइड की बात देखें तो यहाँ डेबिट साइड पे हमारी सारी रिसिप्ट्स हैं और क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारी सारी पेमेंट्स हैं। ठीक है। अब आपको मैंने जैसे बताया था कि रिसिप्ट साइड पे हमारी कैपिटल पेमेंट भी आती है और हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट भी आती है। और अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट साइड पे भी हमारी रेवेन्यू पेमेंट भी आती है और कैपिटल पेमेंट भी आती है, जिसको हमने अपने पार्ट नंबर 2 या 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है, मतलब हमारे अकाउंट में कितना पैसा और कितना हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है हमारे बैलेंस शीट के कैश का। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा इसका देखें रिसिप्ट साइड, तो हमारा है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं कि वो मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे वो हमें हमारे एनजीओ को या हमारे एनपीओ को वो पैसा देते हैं। वो हमारे मेंबर्स होते हैं। तो वो जो पैसा जो देते हैं वो हमारी क्या होती है, एक तरह की हमारी इनकम होती है। और कैसी होती है, तो ये भी हमारी रीअकरिंग होती है ना। ये हमारी कैसी होती है, रीअकरिंग होती है कि ये मतलब हमें हर महीने अगर हमने मंथ वाली अगर मेंबरशिप अगर बांटी हुई है तो हमें हर मंथ पैसा आएगा ही आएगा। उसके बाद हमने अगर क्वार्टरली अगर हमने बांटी हुई है तो क्वार्टरली का पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा। तो एक तरह का हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं बच्चे जनरल डोनेशन देखते हैं। तो जो जनरल डोनेशन जो हमारी होती है, जैसे हम लोगों ने उस दिन बात किया था डोनेशन के बारे में, कि दो तरह की डोनेशन होती है ना, जिसके अंदर एक होता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है हमारा जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन क्या होता है कि भाई जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, इसको हमने अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो ठीक है ना। तो इसको ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे हमारा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हमने हमारे पास जो न्यूज़पेपर जो होता है या फिर मान लो कि जो न्यूज़पेपर हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है, तो हम लोग उस कूड़े का हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग बेच देंगे। तो बेच के जो पैसा आएगा हमारे पास वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारा periodical वेस्ट पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसमें क्या होता है कि भाई हर साल हम लोग मतलब खेलते वेलते हैं, तो फिर उसमें हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मटेरियल है वो फिर पुराने हो जाते हैं। जब पुराने हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बेच देंगे। तो वहां से जो आने वाला पैसा है उसको भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट ही मानते हैं, क्योंकि हमारा वो डेली का काम है। हम लोग रोज खेलते हैं तो हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो एक साल के अंदर अंदर वो खराब हो जाता है, तो खराब हो जाता है तो उसको हम लोग आगे उसको हम लोग रीसेल कर देते हैं। ऐसे हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब जरा आप खुद सोचिए कि हमने हमने जैसे मान लो कि एक एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट हम लोगों ने करवाया, तो इस पे हमें एक इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट जो होता है, आप जरा खुद सोचिए कि हमने अगर एक बार एफडी कराई तो इंटरेस्ट जो होगा उसका हर साल हमें मिलेगा, है ना। हर साल मिलेगा या फिर हर क्वार्टर मिलेगा, जैसे भी हमारा हम लोगों ने जिस तरीके की एफडी करवा रखी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट है हमारा क्या है, वो रीअकरिंग इन नेचर है। तो अगर रीअकरिंग इन नेचर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने कोई डिवेंचर लिया हुआ है, हमने कोई शेयर्स लिए हुए हैं। तो अगर हम शेयर्स लेते हैं तो शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें मिलता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और ऐसे अगर हमने कोई डिवेंचर लिया हुआ है तो डिवेंचर में हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी हुई है जिससे हमारा रिकरिंग रिसिप्ट आ रही है या इनकम आ रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारा एनपीओ है, हमने एक सेफ्टी के लिए हमने अपने मेंबर्स को लॉकर प्रोवाइड कराया हुआ है। तो जैसे हम लोग उनको लॉकर प्रोवाइड कराएंगे तो उसके बदले में हमारे जो मेंबर्स हैं हमें वो लॉकर का रेंट देंगे, तो वो हमारा लॉकर रेंट होता है। तो ये भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, स्क्रैप्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारा जो एनपीओ जो चल रहा है, हमारा जो एनजीओ जो चल रहा है, तो बहुत बार ये भी होता है कि जब हमारा जब उसमें बहुत सारा स्क्रैप निकलता है, मतलब कूड़ा कबाड़ा।
ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे कुछ प्लास्टिक्स हो सकती हैं, हमारे कुछ लोहे हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई क्या कहते हैं, पुराना सा कोई फर्नीचर है, या फिर कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जिसकी मार्केट में कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ तो वैल्यू है उसकी। इसको अगर हम किसी कबाड़ी वाले को अगर हम दे देंगे तो हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे वो दे देगा, तो वो हमारा होता है सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। हमने कोई चैरिटी शो किया, उससे हमें कुछ पैसे आए, तो वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट अगर इन सब में नहीं आया तो हमारा वो मिसलेनियस रिसिप्ट में उसको हम डाल देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे इसके बाद जो है हमारा, जैसे मान लो ये हमारा ग्रांट इन एड हो गया, हमारा लेगेसी हो गया, ये सब आइटम हमारी कैसी है कि हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। लेगेसी के बारे में हम लोगों ने उस दिन बात करी थी। लेगेसी हमारा क्या था कि भाई किसी ने मरते वक्त अपने विल में डाल दिया कि भाई कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है या फिर मेरा जितना भी पैसा है मैं इस सामने वाले एनपीओ के नाम में कर रहा हूँ, ये सामने वाले एनजीओ के नाम में कर रहा हूँ, तो वो हमारी लेगेसी थी। तो जो लेगेसी है वो बार बार तो हमें मिलती नहीं है, वो तो वंस इन अ ब्लू मून हमें मिली है, तो वो हमारा कैसा हो गया, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अपना, तो दूसरा हमारा क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन की भी हम लोगों ने बात करी थी। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या था कि भाई जिससे हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, है ना, कि हमने कोई डोनेशन ले लिया और हमने बोला कि ठीक है सर, आपने हमें जो पैसा दिया है इसके बदले में हम आपके लिए ये काम करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी, है ना, उसको हमने सेल कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट तो हम जो करते हैं हम छोटे टाइम के लिए तो करते नहीं, हम लोग एक बड़े टाइम के लिए करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एक तरह का फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट को हमने क्या किया, हमने बेच दिया। तो जैसे हम उसको बेचेंगे तो क्या होगा, हमें उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब वो जो पैसा हमारे पास बार बार तो आएगा नहीं, हो तो एक ही बार हमने बेच दिया, एक ही बार बेच के हमारे पास सारा पैसा रिकवर हो गया, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये काम हम बार बार नहीं करते हैं। ऐसे हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमारा कोई फिक्स एसेट है, जैसे कि हमारी कोई लैंड हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसको बेच के पैसा हमारे पास आया, तो वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं रिसिप्ट साइड पे। अब आगे बच्चे हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि जैसे मान लो कि हमारा कोई भी क्लब है, उसकी अगर हम कोई मेंबरशिप लेते हैं, तो मेंबरशिप हमारे यहाँ पे दो तरह की होती है। एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, कि भाई कि लाइफ में एक बार हमने दे दिया तो उसकी जो आ, आ, उसका जो भी उसका जो भी बेनिफिट है हम लोग अपने लाइफ टाइम में हम लोग लेते रहेंगे, तो वो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस थी। तो ये भी हम लोग एक ही बार देते हैं, ये भी हम बार बार हमें मिलती नहीं है, तो ये हमारा क्या, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। तो ये फीस हमारे पास एक ही बार आती है किसी भी एक मेंबर से। उसके बाद देखते हैं हम लोग एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को अगर हम देखें तो एंट्रेंस फीस जो हमारी जो होती है, तो इसको हम लोग बहुत बार रेवेन्यू में भी लेके जाते हैं और इसको हम बहुत बार कैपिटल में भी लेके जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि भाई कि 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एंट्रेंस फीस का जो 40% जो पार्ट है उसको हम लोग रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। तो रेवेन्यू की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, और 60% उसका क्या हो गया, फिर हमारा हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया, उसको फिर हम लोग बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस फंड। ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोगों ने एक फंड क्रिएट किया है, जैसे मान लो कि भाई कि स्पोर्ट्स फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड। तो ये सब फंड क्या है कि हमने किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसके नाम के साथ हमने एक फंड क्रिएट कर दिया। तो वो जो हमने जो फंड जो क्रिएट किया है, ये हमारा एक तरह का करंट रिसिप्ट होता है, क्योंकि ये जो फंड होता है हम लोग बार बार बनाते नहीं है, वो वंस इन अ ब्लू मून हम लोग उसको बनाएंगे, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा करंट रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो और इसके अंदर फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि हमारे यहाँ जितने भी इनकम्स हैं, यहाँ जितने भी हमारी रिसिप्ट अगर हम बोलते हैं इसको, तो रिसिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसिप्ट जो हैं वो कैसी है, हमारी रिवेन्यू नेचर की हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट हैं। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बाकी की जो रिसिप्ट हैं वो हमारी कैसी हैं, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। इसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट पे लेके जाते हैं। अब हम आगे चल के हम लोग ये सब देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें या फिर पेमेंट की बात करें, तो पेमेंट देखो हम लोगों ने कहाँ कहाँ की है,
उसका सारा हिसाब किताब हमारा पेमेंट साइड पे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि बैंक ओडी का मतलब क्या हुआ कि भाई कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा हुआ है बट बैंक से हमारी अच्छी लेन देन है, तो बैंक ने हमें एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट हमें दी हुई है कि भाई अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आप अपना थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। तो उसको हम एक तरह का बैंक का नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं, एक तरह का हम लोग बैंक का नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हमारे लिए क्या होगी, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी। तो जो लाइबिलिटी अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ब्रॉडन हमेशा कहाँ होगा, उसका हमेशा ब्रॉडन क्रेडिट साइड पे ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो पेमेंट हमारी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वेजेस एंड सैलरी। अगर मैं वेजेस एंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिवेन्यू पेमेंट है। ऐसे हम रेंट की बात करें, रेंट भी हमें हर महीने देना पड़ता है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। रेट एंड टैक्सेस हमारा क्या रेवेन्यू पेमेंट है, क्योंकि हमें हर साल देना पड़ता है इसको। इंश्योरेंस हमें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट हो गया। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, ये छोटे मोटे हमारे जो खर्चे होते हैं कि हम जो भी एनपीओ अपना चलाएंगे तो हमें वहाँ पे स्टेशनरी की नीड पड़ेगी, तो वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट हो गया। पोस्टेज एंड कोरियर ये भी हमें पता ही है कि हम जब कोरियर से कुछ हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं तो ये भी हमारा डेली बेसिस पे काम होता है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट हो गया। ऐसी एडवर्टीजमेंट हम जो करते हैं ये भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। हम जो एडवर्टाइज हम लोग अपने एनजीओ का करेंगे तो क्या है, हम हर साल करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। फिर सेंट्री एक्सपेंसेस जो जो छोटे मोटे हमारे जो खर्चे होते हैं वो भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट होगा। फिर टेलीफोन चार्जेस हमें हमें पता ही है, तो ये भी हमारा क्या है, रेवेन्यू पेमेंट है। फिर अगर हम इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो किस इंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ खर्चे कर लिए तो वो भी हमारा क्या रेवेन्यू पेमेंट है। ऐसे हमारा ऑडिट फीस बेसिकली क्या होता है कि भाई देखो हमें साल में एक बार ऑडिट कराना पड़ता है अपने सीए से। तो जो सीए वगैरह अगर कोई आएगा हमारे फर्म को ऑडिट करने तो उसको भी हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी जो होता है हमारा हर साल का खर्चा होता है, तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट हो गया। उसके बाद आ गया हमारा हॉररेंडियम। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, तो इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारा एनजीओ है और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, तो प्रोग्राम में क्या हुआ कि हमने एक बहुत ही बड़े आदमी को हम लोगों ने बुला लिया। जैसे कि मान लो कि हमारे एनजीओ को का उद्घाटन करने मान लो सचिन तेंदुलकर आ गए। ठीक है, तो जैसे ये आए तो अब ये जो आएंगे तो अब सीधी सी बात है, इनको हम लोग फीस देके तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कि आप आने के हमसे हमसे कितने पैसे लोगे। तो और ना ही हम उनसे ऐसे पूछ सकते हैं और ना ही हम उनको जो कैश में पैसा या फिर बैंक के थ्रू हम लोग पैसा दे सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उनके आने की खुशी में हम लोगों ने क्या किया, उनको ऐसे ही जाते समय हमने थोड़ा सा एक लिफाफे में कुछ डाल के हमने उनको दे दिया। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग उनको ऑनर कर रहे हैं कि वो हमारे एनजीओ में आए। तो भी एक तरह का हमारा क्या होता है, एक तरह का हमारा रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू पेमेंट ही होता है। उसके बाद हमारा रिपेयर एंड रिन्यूअल्स जो है हमारा, वो भी हमारा क्या रेवेन्यू पेमेंट ही है। फिर हमारा क्या अप कीप ऑफ ग्राउंड, हम अपने ग्राउंड को साफ सफाई के लिए और इन सब के लिए हम जो खर्चे करते हैं वो भी हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। फिर कन्वेंस का मतलब हमें पता ही है, जब भी हम यहाँ से वहां जब हम अपने किसी लेबर को पैसा देते हैं कि भाई जाओ हमारे लिए ये काम कर दो या फिर यहाँ से यहाँ आप ये काम कर दीजिए, तो वो फ्री में तो जाएगा नहीं, वो आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेगा। ठीक है, तो उसको हम कन्वेंस बोलते हैं। तो कन्वेंस हमारा क्या है, एक तरह का रेवेन्यू पेमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अपना न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स की बात करें, तो हमने जो भी न्यूज़पेपर हमारे जो ऑफिस में आता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती होगी मंथली बेसिस। तो हमारा क्या, हमारा वो रेवेन्यू पेमेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आएगा भाई जितनी भी हमारी जो पेमेंट है वो सब क्या है, रेवेन्यू नेचर की है। तो रेवेन्यू नेचर का हम लोग क्या करते हैं, तो इसको भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस साइड पे लिख देते हैं, एक्सपेंस साइड पे हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, बस उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे कि अब हमारे पास ये जो खर्चे हैं वो कैसे खर्चे हैं, कि ये हमारे कैपिटल पेमेंट है। जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स, हमने कोई एसेट परचेज किया, हमने कोई लैंड खरीद लिया, हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, हमने कोई कुछ भी हमने हमने खरीद लिया, कोई इक्विपमेंट हम लोगों ने ले लिया, कोई बुक्स ले ली हमने, तो वो सब क्या है, वो सब हमारी एसेट्स होती हैं। तो हम अगर कोई भी अपने एसेट्स में, फिक्स एसेट में अगर हम कोई पेमेंट करते हैं उसको एक्वायर करने के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा कैपिटल पेमेंट है। ठीक है, ऐसे हमारा अगर हम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा कैपिटल पेमेंट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग बार बार तो करते नहीं है, जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम उसकी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कैपिटल पेमेंट हो गया। उसके बाद
हमारा यहाँ पे जो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक जो आया, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस आया, जिसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट लेके जाएंगे। ठीक है। और इनका जो ट्रीटमेंट है, इनके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनका जो डेप्रिसिएशन है, भाई सीधी सी बात है, फिक्स एसेट अगर हमने ली है तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी होगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो नॉन कैश एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने एक्सपेंस साइड लेके जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही कोई एसेट को बेच के हमें प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, उसको हम लोग अपने इनकम साइड पे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे लेके जाएंगे। बेचने पे हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, तो हम लोग अपने एक्सपेंस साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो हमारा एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल आई। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। और ऐसे हमारा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया। चलिए, तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा हो गया। तो चलिए, इससे हमें एक चीज और क्या समझ में आई कि भाई कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में का किस साइड, इनकम साइड दिखाते हैं। ठीक है, इनकम साइड। बस उसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट साइड में जो भी हमारी जो रिसिप्ट हैं वो सारी क्या है कि यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई भी रिसिप्ट किसी भी टाइम का आके यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कि जो भी हमारा जो रिसिप्ट यहाँ पे हुआ है, हमें टाइम से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें टाइम से यहाँ मतलब नहीं है। मतलब वो रिसिप्ट चाहे इस साल का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, जो भी पैसा हमारे पास किसी भी ईयर का आया हो, हम बस इसमें लिख देते हैं। लेकिन जैसे हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ उसी साल का लेना है, तो उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ते हैं, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारा ये पूरा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए देखिए, ये हमारा आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए, वहां पे हमारी जो सैलरी थी कहाँ थी, रिसिप्ट पेमेंट साइड पे थी, और पेमेंट साइड पे हमारा क्या था, वो रिवेन्यू पेमेंट था हमारा वो। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट था हमारा वो। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, रेवेन्यू पेमेंट है तो जैसे हमने उसको यहाँ पे उतारा होगा, ठीक है, सैलरी में, तो सैलरी हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो सैलरी हमारे पास आ गई यहाँ पे, तो हमने क्या किया, हमने इस सैलरी के साथ हम लोगों ने क्या किया, सैलरी हमारे पास आ गई। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 50,000 की सैलरी थी, जो कि हमारे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से हमारी यहाँ पे उतर के आ गई। अब हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे ऐड क्या किया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या होता है कि भाई वो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या है कि हमने पूरे साल हमने मतलब काम करवाया अपने लेबरों से, और लास्ट में हमने उनको उनका जो सैलरी है हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग रह गया। तो सीधी सी बात है भाई, वो सैलरी का जो खर्चा है वो तो इस साल का है, तो जो इस साल का खर्चा है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है। उसका हम लोगों ने लेस क्या किया, तो लेस हमने किया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब देखो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब ये है कि जरूर ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का रहा होगा। मतलब क्या है कि भाई लास्ट ईयर में उन्होंने जब पेमेंट करी होगी तो लास्ट में आते आते उनकी कुछ पेमेंट रह गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, बेसिकली क्या, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट ईयर का ये आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है, वो पैसा हमें अगर हमने अगर उसको अगर इस डेट में दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम लोग उससे माइनस कर देंगे, ताकि उसको हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखा सके। तो ये बात आई समझ के नहीं? तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग द एंड, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है मान लो 10,000 था। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था हमारा 5,000 था। तो हम क्या करेंगे, हम इस ईयर के आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड कर देंगे। तो 50 प्लस 60, 50 प्लस 10, 60,000। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस में 10 कितना, 55,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सैलरी अकाउंट में हमारा जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकला, हमारा इससे ये निकला कि इस साल का सैलरी का जो खर्चा है आपका कितना है, तो वो 55,000 है। ये मतलब है इसका। ठीक है। ऐसे हमारा जो रेंट है, रेंट में भी अगर कुछ अगर हमारा एडजस्टमेंट है, तो उसको हम इस तरीके से हम लोग पूरा कर देंगे कि भैया अगर इस साल की आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग प्लस कर देंगे, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में? हाँ, तो बिल्कुल आई। तो इसमें हमें हमें एक और चीज देखनी है क्या, कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है इसको हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा वो इस साल का है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हमें पैसे देने हैं, तो हमारे ऊपर क्या एक तरह की लाइबिलिटी है ना। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है। और कौन सी बैलेंस शीट के अंदर, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे इसको हम। ठीक है। और ऐसे ही हमारा ये वाला जो आउटस्टैंडिंग होगा, इसको हम कहाँ दिखाएंगे,
तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, ठीक है। कहाँ पे दिखाएंगे? तो लाइबिलिटी साइड पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तरह का लाइबिलिटी तो है, क्योंकि हमें पैसा भी दिए नहीं थे, हमें पैसे देने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हमारा एक तरह का खर्चा है। तो इसके अंदर भी हमारा वही कि लेस प्रीपेड, अगर हमने कोई अगर एडवांस में अगर हमने कोई अगर पैसा अगर दे रखा है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम चाहिए। ऐसे हमारा ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑर्डोनियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा क्या एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर हम कोई फिक्स एसेट अगर हम लोगों ने ले रखा है और उस पर कोई हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो हमारा वो डेप्रिसिएशन जो होगा वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के हमारे डेबिट साइड पे, मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हमारा टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, हमने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल अगर यूज किया तो वो भी हमारा यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इनकम साइड देखें तो इनकम साइड पे हमारी सबसे पहले इनकम कौन सी? सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हम लोगों को ऐसे ही करना है कि हमें सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे देखते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है कि भाई सब्सक्रिप्शन इस साल में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब हमें इस साल में कितना पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैसा हमें मिलने वाला था लेकिन अभी तक मिला नहीं है वो आउटस्टैंडिंग है। तो एक तरह से हमारे लिए क्या है, एक तरह से हम लोग के लिए एसेट होता है। भाई सीधी सी बात है ना, आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है लेकिन मिलेंगे जरूर, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको एज अ एसेट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। तो इस साल का था इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। फिर क्या हमारा एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि ये जो एडवांस है हमें लास्ट ईयर हमें मिला था इस साल के लिए, मतलब जिस साल में हम लोग अपना स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं इस साल के लिए पैसा जो हमें कब मिला था? लास्ट ईयर मिला था, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो एडवांस होगा वो तो इस साल के लिए था, तो हम लोग क्या करेंगे उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो मतलब हम इसको भी ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारा मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 1 लाख रुपीज का था, ठीक है। 1 लाख रुपीज हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमारा आ गया। तो हमने क्या देखा कि भाई इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल हमारे मेंबर ने 10,000 रुपए नहीं दिए हैं, हमको लेने हैं। तो हमें जब लेने हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए वो एसेट हो जाएगी, है ना। उसके बाद एडवांस इन द बिगिनिंग, मतलब हमें लास्ट ईयर जो है हमें एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो वो जो पैसा है वो तो इस साल का है, लेकिन हमें मिल कब गया था? मिल तो हमें लास्ट ईयर गया था, लेकिन पैसा क्योंकि वो इस साल का है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि ये भी हमारा 10,000 रुपीज था कि हमें लास्ट ईयर में एडवांस मिल गया था इसका, ठीक है। इतनी बात आई समझ की नहीं? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें से हम लोग कुछ इसमें से लेस करते हैं। लेस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मतलब क्या है कि इस ईयर के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था। तो इस ईयर में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई हाँ ये जो आउटस्टैंडिंग था ये कब का था? ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये जरूर लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वही हमारे इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बना होगा या फिर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग बना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसा है ये पैसा इस साल का है ही नहीं। इस पैसे का जो रिलेशन है वो कब से है? इस पैसे का रिलेशन लास्ट ईयर से, ना कि इस साल से है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे इस साल का ही नहीं। फिर दूसरा हमारा क्या है कि एडवांस एट द एंड। अब सीधी सी बात है, आप जरा खुद सोचिए कि ईयर के एंड में हमें कुछ एडवांस मिला है, तो ईयर के एंड में एडवांस मिलने का मतलब क्या है कि भाई वो जो एडवांस हमें जो मिला है वो नेक्स्ट ईयर का मिला है, हमें इस साल का तो एडवांस मिला ही नहीं है। तो जो हमें जो नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस मिला है वो बेसिकली क्या है? वो हमारा यही तो है, ठीक है, कि भाई वो पैसा इस साल का नहीं है। तो जब पैसा इस साल का नहीं होगा तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कि हमारा 5,000 और ये भी हमारा 5,000, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? तो 1,20,000 और माइनस में 10,000, कितना? 1,10,000 हमारा सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? चलिए बहुत अच्छे। अब इसको अगर हमें अगर अपने बैलेंस शीट में भेजना होगा, क्योंकि देखो ये इन सब का जो डील है हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ही हम लोग कर देते हैं। तो जरा आपको सोचिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब क्या? वो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग बैलेंस शीट में, कौन सी बैलेंस शीट में? तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम लोग इसको भेज देंगे। कहां पे? तो एसेट साइड पे भेज देंगे इस वाले को, ठीक है। एडवांस इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि हमें एडवांस बिगिनिंग में मिला है, मतलब लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था। तो ये क्या होगा? इसको हम लोग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहां डालेंगे? बैलेंस शीट में कहां डालेंगे? एडवांस मिला तो मतलब क्या? ये हमारी लाइबिलिटी होगी। भाई कोई भी अगर हम इनकम एडवांस में ले लेते हैं तो मतलब क्या हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है।
तो हम लोग वही करेंगे भाई, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये हमारा अभी का आउटस्टैंडिंग है। तो अभी का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग, ठीक है, ये इस साल ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा होगा। तो क्या होगा, ये हमारा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, ऐसी साइड पे इसको हम दिखा देंगे। ठीक है, और ऐसे अगर हम एडवांस एट द एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई इस साल हमें एडवांस मिला है ईयर के एंड में, तो हमारे ऊपर क्या होगी, हमारे ऊपर तो लायबिलिटी हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर के बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखेंगे हम लोग अपने लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे इसको। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखो हमारे कुछ और भी इनकम्स हैं। एंट्रेंस फीस से पैसा आया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस है ना, तो मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि भाई एंट्रेंस फीस को हम लोग रेवेन्यू की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और हम लोग इसको कैपिटल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब बच्चे यही हुआ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब तो आप इसको कोई भी आप इसको ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। बस शर्त ये की है कि आपको नीचे वर्किंग नोट में आपको लिखना पड़ेगा दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज और टू बी रिवेन्यू इन नेचर। तो जो भी आप उसको अज्यूम कर रहे हो, अज्यूम के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आपको जो है अकाउंटेंसी में आपको नोट्स बचा लेते हैं, तो आपको बस एक नोट लिखना है अगर साइलेंट है तो। ठीक है, साइलेंट नहीं है तो अगर वो खुद बोलता है कि डेट हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, तो इसका मतलब क्या है कि हाफ आपको कैपिटलाइज करना और हाफ आपको रेवेन्यू मान के आपको अपने बैलेंस शीट रेवेन्यू मान के आपको इनकम साइड पे दिखा देना है। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमारा बाय डोनेशन, जो डोनेशन हमारे पास यहाँ पे जो डोनेशन है वो कौन सी है, ये डोनेशन हमारे पास जनरल है। ठीक है, यहाँ पे जो डोनेशन है वो कौन सी है, जनरल डोनेशन है। फिर क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर को बेच के हमारे पास पैसा आया। फिर हॉल रेंट से पैसा आया, फिर सेंट्री रिसिप्ट से पैसा आया। तो ये सारे पैसे हमारे पास जो इनकम है वो हमारी क्या है, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज करने का बस वही तरीका है भाई, इसका हम टोटल हम कर लेंगे और इसका भी हम टोटल कर लेंगे। तो हम देखेंगे भाई कौन सी साइड हमारी ज्यादा है। तो अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकम ओवर एक्सपेंसेस, है ना। तो इससे हमारा क्या आता है, इससे हमारा सरप्लस आता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर के मुकाबले, तो इस यहाँ से हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारा सरप्लस आता है। ऐसे ही अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है तो हमारा क्या आएगा, इससे हमारा डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, डेफिसिट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे हम लोग बोलते हैं। बट यहाँ पे हमारा मेन मोटिव तो प्रॉफिट का भी होता ही नहीं है। जब प्रॉफिट होता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट आता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं, चलिए। तो चलिए अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या है हमारा। तो देख चलिए हम लायबिलिटी साइड पे देखते हैं सबसे पहले। तो लायबिलिटी साइड जो है हमारा, उसमें हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा क्या कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड के बारे में मैंने आपको बताया था। कैपिटल फंड बेसिकली क्या था कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट जो था उसका हमारा बैलेंसिंग फिगर था लायबिलिटी साइड का। तो हमारा कैपिटल फंड हमारा कहाँ से आता था, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से आता था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट अगर दी हुई है, सॉरी, अगर आपको कैपिटल फंड का अमाउंट अगर दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको कैपिटल फंड अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें वहां से कैपिटल फंड को लेके आना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने जो सरप्लस जो अर्न किया है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। या फिर अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है, हमारा कुछ डेफिसिट हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, कैपिटलाइज इनकम ऑफ द करंट ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ लेगेसी इंटरेस्ट फीस। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे कौन से थे, कैपिटल नेचर के थे, कैपिटल नेचर के क्या थे, इनकम्स थी। तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी ऐसा इनकम जो कि कैपिटल नेचर की है तो हमारे लिए क्या होती है, सॉरी इनकम यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, इसको हम एक तरह से रिसिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी कैपिटल नेचर की जो भी हमारी रिसिप्ट थी तो उसको हम, हमारे लिए क्या होगी, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई कि भैया कि हमने अगर पैसे ले लिए हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए तो हमें उसको निभाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लेगेसी है हमारी यहाँ पे आ गई। एंट्रेंस फीस हमारा ऊपर भी आया था, हमारा यहाँ भी आया था। तो ऊपर जो एंट्रेंस फीस थी हमारा रेवेन्यू नेचर का था, हमने उसको ये मान लिया था। और यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस आया उसको हमने कैपिटल नेचर का मान लिया। ऐसी लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हमारा, ठीक है, वो भी हमारी क्या है, एक तरह का कैपिटल नेचर का है, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई। फिर हमारे पास
क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेंगे। फिर हमारे यहाँ पे स्पेशल फंड से कोई अगर पैसा आया, जैसे मान लो कि हमने कोई फंड क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने कोई फंड क्रिएट कर लिया, जैसे मान लो कि हमने स्पोर्ट्स का फंड क्रिएट कर लिया, तो इसमें लोग ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि रिसिप्ट आइटम फ्रॉम ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब क्या है कि भाई कोई भी इनकम अगर आपको उससे हुई है, तो अगर आपने एक फंड क्रिएट कर दिया, आपने अगर किसी भी खर्चे का या फिर किसी भी इनकम का आपने अगर फंड क्रिएट अगर हमने कर दिया है, तो उसमें जितने भी उससे होने वाले जो इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कितनी भी इनकम अगर कोई हो रहा है, कोई डोनेशन वगैरह अगर मिल रहा है उस पर्टिकुलर फंड के लिए, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, लेस जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो सारे खर्चे हम लोग लेस कर देते हैं। उसके बाद जो नेट बैलेंस आता है वही हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, क्रेडिट फॉर द परचेज एंड सप्लाईज। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा कोई एक आइटर है, ठीक है, हम कोई सामान वगैरह हम लोग उधारी पे लेके आए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमने उसकी लाइबिलिटी साइड पे दिखा दिया। फिर बैंक ओडी हमारा एक तरह का लाइबिलिटी होता है। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमने अभी तक पे किया नहीं होता है, हमें पे करना होता है, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आती है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कोई हमारे पास कोई एडवांस इनकम आई है, किसी ने मुझे एडवांस दे दिया कि भैया आपको मैं ये एडवांस दे रहा हूँ और आपको मेरे लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर एडवांस ले लिया तो मतलब क्या है, मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई कि भाई मुझे उसको पूरा करके देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। अगर हम एसेट साइड पे देखें तो हमारा कैश, बैंक, ये तो हमारे एसेट्स होते ही हैं। फिर हमारा क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, है ना, जो इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरह की एसेट्स हैं। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कोई खर्चे प्रीपेड में किए हैं, तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरह का एसेट है। फिर क्या है, स्टॉक्स ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, तो हमारे पास किसी चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है तो हमारे लिए एसेट्स है। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, हमने कोई अगर परचेस किया है, जैसे मान लो कि हमारे पास लास्ट में कोई इक्विपमेंट था, एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं, हमने कुछ और नया परचेस किया है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। हमने कुछ को यूज कर लिया तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या है, फिर ऐड हम क्या करते हैं, परचेज इन द करंट पीरियड, कोई करंट ईयर में हमने अगर परचेज किया तो उसको हम ऐड कर देंगे। लेस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड और डिस्पोज ऑफ, हमने कुछ उसमें से कुछ चीजें अगर हमने बेच दी हैं तो उसको हम लोग लेस कर लेंगे। फिर यहाँ से हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम इसको जो है आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, और इसके बाद हम लोग करने वाले, हम लोग अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आपसे हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।